हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से आप अपने आने वाले अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम के प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से आए हुए क्वेश्चंस आपके सितंबर 2024 के री एग्जाम में। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स के री एग्जाम्स के जो भी हुए थे उससे रिलेटेड यूनिट्स को मैंने डिस्कस किए थे, क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उन वीडियोस को तो जल्दी से जाके आप लोग चेकआउट करिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए, ठीक है। तो चलिए पहले बच्चों शुरू करते हैं आज के इस यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड आए हुए सितंबर 2024 के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही एकदम शानदार होंगे और उसी शानदार तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि मुझे भी आप सबके साथ ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे, ठीक है। वीडियोस 2-4 दिन से नहीं जा पा रहे थे, ठीक है, तो कुछ काम के वजह से, ठीक है, कुछ काम के वजह से हम फंस गए थे, तो दैट इज वाई कि वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे हम। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से आए हुए सवाल। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट इज सीबीडीटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट इज सीबीडीटी, ठीक है। तो सीबीडीटी क्या पूछा है, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। तो प्यारे बच्चों, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा, ठीक है। पूछा क्या है वैसे सवाल, आर्म्स लेंथ प्राइस रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम टैक्स अराइजिंग फॉर एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडर चैप्टर 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आइए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस को जान ले, उसके बाद हम लोग सवाल को सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 92A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करता है रिलेशनशिप ऑफ रिलेटेड एंटरप्राइजेस as any direct or indirect involvement of another enterprises in the management। क्या बोला है, the relationship of related enterprises का किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना किसी दूसरे एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट में कंट्रोल में, कैपिटल में ऑफ एन एंटरप्राइजेस। इट ऑल्सो अप्लाई इन केस ऑफ वेयर द सेम पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली participate in the capital management or control of both the business, ठीक है। 92C of Income Tax Act specify the following procedures for determining the, इसी को तो कहते हैं आर्म्स लेंथ प्राइसिंग। मतलब आपका एक बिजनेस में ओनरशिप है, दूसरे बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल है। तो बोला है कि आर्म लेंथ प्राइसिंग के लिए हम लोग फॉलोइंग प्रोसीजर को अपनाते हैं। कौन कौन से, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, इसी को हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, ठीक है, नहीं रीसेल प्राइस मेथड, ये कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड सी हो गया, ठीक है। और ये डी हो जाएगा। आई थिंक कि थोड़ा सा मार्किंग करने में कुछ हो सकता है, मिसप्रिंट हो गया हो, कोई बात नहीं। तो कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड एंड सच अदर मेथड एज में भी प्रिस्क्राइब। तो समझ में आ गया आप लोगों को आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का मतलब क्या होता है और उसको कैसे पता लगाए कि आर्म्स लेंथ प्राइसिंग है। उसके इतने सारे मेथड्स आप सबके सामने दिए हुए हैं। तो आइए अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। तो पूछा यहाँ पे वही बात है कि कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस करने के लिए चैप्टर 10 में हम लोग किन मेथड्स का, फॉलोइंग मेथड्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग मेथड्स। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि सर ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड होता है एक मेथड, ठीक है। अनकंपेरेबल कंट्रोल प्राइस मेथड, ऐसा कोई मेथड तो अभी हम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड था अभी, रीसेल प्राइस मेथड बिल्कुल ये था अभी, कॉस्ट माइनस मेथड ये नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी, ठीक है। ए, ये देख लीजिए, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड एंड सच अदर मेथड एज में बी प्रिस्क्राइब। तो उस हिसाब से अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
Under the Income Tax Act 1961, the value of perquisite in respect of movable assets other than the assets already specified in Rule 3 of the Income Tax Rules 1962 owned by the employer. तो सर ये कैलकुलेट होता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट का। ठीक है, 10 पर, ये रूल 10 हमें यही स्पेसिफाई करता है किस रेट से कैलकुलेट होगा, 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट मेथड से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। देखिए जो स्टैटिक चीज है उसमें तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आए हैं जो स्टैटिक होने के साथ साथ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, उसका जरूर हम आपको एलोबोरेट करके बताएंगे। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि मूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, ठीक है, और किसका है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर का है, तो वहां पे 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट का हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो सर सबसे पहले इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन के लिए हमें यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या वो एसेट्स हमारा कैपिटल एसेट्स है कि नहीं, वेदर द एसेट्स इज कैपिटल एसेट्स और नॉट। तो ये सी का जो सी है ये पहले पे आ जाएगा, ठीक है, पहले सी आएगा। फिर उसके बाद क्या हम लोग पता करते हैं सर, हम लोग तब उसके बाद कि क्या वो ट्रांजैक्शन जो है वो हम लोग उसको ट्रांसफर माने या ना माने, डिटर्मिनेशन वेदर द ट्रांजैक्शन इज रिगार्डेड, जो ट्रांसफर हुआ है एसेट्स का, कि क्या वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है एसेट्स का, क्या उसको हम लोग ट्रांसफर मानने वो योग्य है कि नहीं है। तो डी जो है सेकंड पे हो जाएगा। जब इतना काम हो जाएगा सर, फिर हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दैट इज बी का हो जाएगा थर्ड, ठीक है, बी का थर्ड। फिर उसके बाद हम लोग इंडेक्स कॉस्ट लगाते हैं, जो बेस ईयर हम लोग मानते हैं इंडेक्स कॉस्ट, ठीक है, तो दैट इज ए हो जाएगा फोर्थ में, ठीक है, ए हो जाएगा फोर्थ में। एंड एट लास्ट आप समझ गए कि एग्जेम्पशन जो हमें चाहिए होगा 54EC में, वो अंतिम में आएगा, दैट इज जो ई है आपका, ई होगा फिफ्थ पे। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, CDBAE। तो CDBAE आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक्स लिमिटेड इनकर्ड ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5 लाख फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमॉन्ग इट्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2024-25। हाउ मच डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर कैन बी क्लेम बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 5 लाख रुपए का अपने फैमिली प्लानिंग के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमॉन्गस्ट इट्स एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो उसका कितना डिडक्शन हम लोग 2024-25 के असेसमेंट ईयर में कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इसको 5 इंस्टॉलमेंट में क्या कर सकते हैं, डिडक्शन इसका ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस एक्सपेंडिचर का। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 1 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर करेक्ट है थर्ड। अब आप लोग कहेंगे सर इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए सर, ये हम लोग भूल गए, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आइए ये लीजिए एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा है capital expenditure incurred on family planning amongst the employee of the company SSC allowed as a deduction under section 36(1), ठीक है, सब ये क्लॉज है 9। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर सच एक्सपेंडिचर और पार्ट देयर ऑफ इज अ कैपिटल नेचर, 1/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच it was incurred and the balance shall be deducted in 4 equal installment during the subsequent 4 year। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। Under section 206C of the Income Tax Act 1961, a seller is supposed to collect income tax from the buyer in respect of sales of the following goods। तो सर सेक्शन 206C है क्या, इसके बारे में पहले थोड़ा हम लोगों को रिवाइज करवा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, चलिए पहले हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए सेक्शन 206C 1H of the Income Tax Act
एप्लीकेबल है वेयर द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। कौन से नेचर ऑफ गुड्स पे the seller is engaged in the sale of any goods other than export of goods, tendu leaf, alcohol, liquor, timber, scrap, motor vehicle, coal, lignite, iron ore or foreign remittance। annual turnover, the total sale gross receipt turnover from the business of the seller should exceed 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए in the immediate preceding year। साथ ही साथ सेल वैल्यू के बारे में क्या बताया है, the value aggregate value of sale consideration for goods received from a single buyer during a financial year more than कितना होना चाहिए, सब 50 लाख रुपए। सारे कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है, सारे कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग यहाँ पे चलेंगे अब, ठीक है। तो टोटल सेल्स की वैल्यू 10 करोड़ यहाँ पे दी गई है। एनुअल टर्नओवर, सेल वैल्यू, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सेल कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू गुड्स रिसीव फ्रॉम ए सिंगल बायर 50 लाख, ठीक है ना, 50 लाख। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सबसे पहले बोल रहा है कि मोटर व्हीकल की वैल्यू 7 से 9 लाख है। भाई ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे तो एल्कोहल लिकर, पहली बात तो मोटर व्हीकल था ही नहीं, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो भी 10 से 15 लाख की वैल्यू है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। टिम्बर ऑप्टेन फॉर लीज ये आ जाएगा, और मिनरल बीइंग कोल, आयरन ओर, लिग्नाइट ये भी आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्कोहल, मतलब बी, ठीक है, बी हो जाएगा। उसके बाद डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी डी एंड ई ओनली। तो बी डी एंड ई ओनली करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट, नॉट को आप लोग जरूर एग्जाम में ध्यान देंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है अर्थ का अनर्थ कर देगा। रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड बाय एन इंडिविजुअल फॉर द, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जो कि सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग यूनिलैटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ए प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है आप लोगों के सामने पहले 91(1) सेक्शन है क्या, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 91 प्रोवाइड ए सॉल्यूशन फॉर इंडिविजुअल who earn income from countries where India does not have a DTAA। What is DTAA? Double taxation, ठीक है ना, डबल टैक्सेशन। Despite DTAA with over 94 countries, section 91 ensure that relief from double taxation is still available when no such agreement exists। This unilateral relief allow taxpayer to claim a credit claim कर सकते हैं for the lower of the two tax, मतलब जो आपके कंट्री में उससे रिलेटेड टैक्स है और जो फॉरेन कंट्री में है, दोनों में से जो कम होगा वो टैक्स चार्जेबल हो जाएगा, प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट रिलीफ इन केस ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप वहां पे भी टैक्स देके आ रहे हैं फॉरेन कंट्री में, यहाँ पे भी। तो इस चीज के लिए यहाँ पे सेक्शन 91 है। दिस रिलीफ इज अवेलेबल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इनकम अर्न्ड, द इनकम must have been earned in the previous financial year। Tax liability, the income should be subject to taxation in both India and foreign। Comparable of tax, the tax system of the foreign country comparable होना चाहिए इंडिया से। Tax payment, the taxpayer must have paid tax on this income in the foreign country। Foreign country में relief calculation कैसे करेंगे, the amount of unilateral relief calculate करेंगे as the lesser of the tax rate applied by India or the foreign country on the foreign income। This amount is then deducted from the taxpayer total tax liability से घट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे आप लोगों को और भी बातें बताए, कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ द टैक्स रेट, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। एक एग्जांपल है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा जरूर से। देखिए यहाँ पे 3 लाख रुपए हम अर्न कर रहे हैं विथ नो डीटीए विथ इंडिया विथ ए टैक्स रेट 25% उस फॉरेन कंट्री में जहां से अर्न कर रहे हैं, 30% टैक्स ये आपके भारत में लगता है। तो रिलीफ कितना मिलेगा, ठीक है। इंडिया के अगर टैक्स की बात कर ले 90,000 और अगर फॉरेन की बात कर ले तो 25% के हिसाब से 75,000। तो दोनों में से कम क्या है, 75,000 रुपए, इतना हमें डिडक्शन मिल जाएगा, यही तो बात कह रहा है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आइए हम लोग लगाते हैं डबल टैक्सेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब हम लोग को ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया, सही बात है, रेसिडेंट इन इंडिया होगा तभी ना यहाँ के अकॉर्डिंग टैक्स लगाएंगे आप, ये बात तो सही है बिल्कुल, ये तो होगा। ठीक है, he earned income during the previous year from another country and that income has accrued or aroused outside India, ये भी बात बिल्कुल सही है। he has paid income tax in that country, हाँ ये भी लिख दिया था अभी हम लोगों को कि इनकम टैक्स जो है हम लोग उस कंट्री में दे चुके हैं। एंड नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTA का फुल फॉर्म देख लीजिए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसा कोई भी यहाँ पे एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो। ठीक है, तो सारी बातें तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिया है सेकंड, His total income exceed रुपीज 10 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर ऐसा कोई कंडीशन तो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, तो पूछा है नॉट कौन सा नहीं होगा, तो दूसरा वाला ये कंडीशन ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम से आ गया। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट आप लोग का जो डिडक्शंस है। ठीक है, डिडक्शन से रिलेटेड ये सवाल है। कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, तो अग्निपथ स्कीम के लिए हो जाएगा, ठीक है, 80 CCH, तो ए का हो जाएगा थर्ड, 80 CCH जो है अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 80 JJA में इससे रिलेटेड बात बताया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजनशिप, ये है 80 TTB में। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी 80 GGB में, 80 GGB में। तो इस हिसाब से ए का थर्ड, बी का फोर्थ, देखिए ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो यहाँ पे है सी का 1, डी का 2। अच्छा पहला ही ऑप्शन मैच हो जा रहा है, ये लीजिए पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। How much percentage of income by way of interest received on compensation or on enhanced compensation is under the income tax allowed as a deduction while computing income under the head of income from other sources 1961, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल while computing his gross total income as per the income tax act। तो जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में पता लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडरटेकन, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस किस क्रम में हम लोग सजाएंगे। ठीक है, जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सैलरी वाला टैक्स वही हो गया एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है, सैलरी पे। फिर उसके बाद सर इंटरेस्ट हम लोग कैपिटल पे लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेजिंग ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, दैट इज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, DC हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया फॉर एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन, DCB। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन ओन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज ए। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा। एंड एट लास्ट प्यारे बच्चों हो जाएगा पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ, दैट इज DCBAE। तो करेक्ट सीक्वेंस जो मुझे दिख रहा है, तो देखिए डी हो जाएगा 1, फिर सी हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, ए को हम लोग 4, फोर्थ प्रोसेस, और फिफ्थ जो है वो है ई। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा DCBAE। तो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, DCBAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following section of income tax act 1961 provide for double taxation relief। अभी आप लोगों ने पढ़ा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सेक्शन 91 की जो बात कर रहा था, तो दो ऐसे सेक्शन है जो डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड है। एक है प्यारे बच्चों सेक्शन नंबर 90 और एक है 91, यही दो सेक्शन है। ठीक है, दैट इज B and C ओनली, B and C ओनली।
देखिए मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि सेक्शन 90 क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। साथ ही साथ सेक्शन 90A क्या है, ठीक है, और रिलीफ कैसे प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 90A में। ठीक है, सेक्शन 91 क्या है, ये पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग जरूर से एक बार वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों पढ़ जरूर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। टैक्स ट्रीटीज आर जनरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। तो प्यारे बच्चों टैक्स ट्रीटीज के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। ये देखिए, ए टैक्स ट्रीटी को हम लोग डबल टैक्स एग्रीमेंट भी कहते हैं और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये एक एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में टू अवॉइड और मिटिगेट द डबल टैक्सेशन। सच ट्रीटी में कवर ए रेंज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते हैं, ठीक है ना, वैल्यू एडेड टैक्स और अदर कुछ टैक्सेस भी। ठीक है, बिसाइड बाइलेटरल ट्रीटीज मल्टीलेटरल ट्रीटीज आर ऑल्सो इन प्लेस। For example, European Union countries are parties to a multilateral agreement with respect to a value of goods, value added tax under auspices of the European Union, while a joint treaty on mutual administrative assistance on a Council European and the Organization of Economic Cooperation OECD is open to all country. Tax treaty tend to reduce tax of one treaty country for resident of the other treaty country to reduce the double taxation of the same income। तो यानी कि हमारे पास देखिए ये दो मॉडल है, एक है यूएन मॉडल, एक है ओईसीडी मॉडल जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। एक है यूनियन मॉडल, ठीक है, यूएन मॉडल, एक है ओईसीडी मॉडल। ओईसीडी यूएन मॉडल, यही दो मॉडल है हमारे पास डबल टैक्सेशन के लिए। टैक्स ट्रीटीज उसी को कहा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए बी होगा। ओईसीडी एंड यूएन मॉडल दोनों ये मॉडल होते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ मैंने इसी से रिलेटेड बातें बताए हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इसको जरूर से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके चाहे जैसे भी हो आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा और अपने नोट्स में अगर आप लोग नहीं ऐड किए हुए हैं ऐसे सेक्शंस को तो इसको ऐड भी कर लीजिएगा। आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अब यहाँ पे सॉल्व कि कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑफ मिस्टर एक्स जो कि 35 साल के हैं, हैव टोटल इनकम ऑफ 51,75,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। एज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो देखिए 3 लाख तक तो नील है, 3 लाख तक तो प्यारे बच्चों क्या है, नील रेट से है। 3 से 6 लाख तक की बात करेंगे हम लोग वहां पे तो 5% है, तो 3 लाख का 5% 15,000। ठीक है, फिर 6 से 9 लाख में जाएंगे। ठीक है, 6 से 9 लाख में तो यहाँ पे भी कितना लगाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे फिर हो गया 3 लाख तो 15 30,000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। 9 से 12 लाख तो यहाँ पे भी 5% दैट इज 45,000 हो गया। ठीक है, 12 से 15 लाख तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60,000, 12 5 से 60। ठीक है, तो ठीक है, तो ये तो हो गया ये, और इसका इनकम तो मोर देन 15 लाख है, मोर देन 15 लाख, मोर देन 15 लाख है। तो इस पे तो सरचार्ज भी लगेगा। ठीक है, सरचार्ज जो लगेगा 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 नहीं, 1 मिनट कंप्यूट करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, सरचार्ज रेट लगाएंगे आप यहाँ पे तो ये आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये आ जाएगा 11,02,500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया टोटल 12,52,000, 12,52,500। फिर इसमें हम लोग फिर इसमें वापस से सरचार्ज लगाएंगे टोटल ग्रॉस टोटल इनकम पे भी, तो वो आ जाएगा कितना परसेंट सर, 10% लगाते हैं, बिल्कुल 10% लगाएंगे आप लोग।
1,25,250 रुपए, 1,25,250। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13,77,750 आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग सेस लगाएंगे, 4% से सेस लगाएंगे, 55,110 रुपीज आएगा, जो कि अब इसके बाद ये आ गया 1,43,000, 14,32,860, जो कि अप्रोक्सीमेट है 14,30,000 के। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। Next question, which of the following is are included in salary as per section 17 of Income Tax Act? तो सर सैलरी इंक्लूड वेजेस, परक्विजिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सारी चीजें इंक्लूड होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, दैट इज ए, बी, सी एंड डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following forums in correct sequence of first appeal to final appeal by an SSC under Income Tax Act 1961। तो सर सबसे पहले हम लोग पता है कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हम लोग जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं। जॉइंट कमिश्नर से अगर हम लोग क्या नहीं एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, तो हम लोग एपीलेट ट्रिब्यूनल पे जाएंगे। एपीलेट ट्रिब्यूनल पे जाते हैं। ठीक है, अगर वहां से भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम फिर हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन गया? करेक्ट सीक्वेंस बन गया, देखिए ये डी, सी, बी, ए। ठीक है, अच्छा अगर किसी को मान लीजिए सवाल कुछ भी नहीं पता है, मान लीजिए किसी को एकदम ही नहीं आ रहा है ये सवाल, वो नहीं जानते वो इस क्वेश्चन को, फिर भी उनको इतना तो जरूर पता होगा, एक बेसिक आइडिया, कि पहले हम लोग किसी भी केस के लिए हाई कोर्ट में ही जाते हैं। हाई कोर्ट के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में मूव ऑन करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर लोअर कोर्ट आएंगे। ठीक है, तो लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये तो कम पता होगा। तो इस हिसाब से बी और ए जो है ये ऐसे होगा, बी ए, देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें बी ए ऐसे करेक्ट सीक्वेंस में रखा हुआ है, तो इस हिसाब से आंसर 2 हो जाएगा। तो अगर किसी को नहीं भी पता है तो भी देखिए वो सही एकदम क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है, The tax planning strategy is by the multinational enterprises that exploit gaps and mismatch in tax rule to avoid paying tax। इसको क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं BEPS। अब आप लोग कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BEPS? तो बिल्कुल नहीं घबराना है, इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिया। BEPS का मतलब होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये डोमेस्टिक टैक्स बेस इरोजन है एंड प्रॉफिट शेयरिंग है। BEPS related to the tax planning strategy that multinational enterprises use to exploit the loopholes in tax rule। देखिए कैसे एक्सप्लॉइट करते वो लोग BEPS के माध्यम से। टैक्स रूल टू आर्टिफिशियली शिफ्ट द प्रॉफिट टू लो और नो टैक्स लोकेशन एज ए वे टू अवॉइड पेइंग टैक्स। समझ में आ गया? BEPS क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, BEPS। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल कंसिडरेशन एप्लीकेबल टू टैक्स प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डिडक्शन रिवॉल्व्ड अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इट इज रिवॉल्व्ड अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अलाउबिलिटी हम लोग जाएंगे, ईयर ऑफ अलाउबिलिटी भी देखेंगे, कितना एक्सटेंट ऑफ अलाउबिलिटी मिलेगा, और कैरी फॉरवर्ड कहा कितने साल तक कर सकते हैं, तो सारी चीजें देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी। प्यारे बच्चों पहुंच चुके हम लोग अंतिम सवाल पे, जिसमें आप लोगों को सेक्शंस दिए हैं, डिडक्शंस के सेक्शन, और उसकी सीलिंग लिमिट क्या है ये दी हुई है। ठीक है, तो 80C में क्या है? 80C रिलेटेड टू योर LIC। ठीक है, LIC प्रीमियम से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, और भी इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम डिडक्शन की बात की गई है, तो वो है 1.5 लाख रुपए 80C में। अगर हम लोग बात करें 80CCD1 में, तो 80CCD1 जो है वो है 80CCD1 जो है ये कहता क्या है? ये कहता है 10% ऑफ सैलरी
10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद 80 CCD 1B, 80 CCD 1B का जो लिमिट है, 80 CCD 1B का जो लिमिट है वो है 50,000 रुपीज। क्या है वो? 50,000 रुपीज। और 80 लास्ट में क्या दिया है? 80 CCD 2 जो है इसके जो लिमिट है 14% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी। तो आप लोग डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल 2 से 3 सवाल आना बिल्कुल तय है, तो इसको आप लोग डिडक्शंस को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया भाई? करेक्ट सीक्वेंस हो गया सर ए का फोर्थ, बी का सेकंड दिख रहा है, सी का तो 1 है, और डी का 3 हो गया, तो 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 देखिए जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से इनकम टैक्स जो कि आपका यूनिट 10 है, आपके यूजीसी नेट सितंबर 2024 में कंडक्ट हुए री एग्जाम में आए हुए सारे सवाल को मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया। जहां जितना डिटेलिंग करने की जरूरत पड़ी वहां मैंने पूरा कंप्लीट डिटेलिंग किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।